सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टॉपिक 15.7 अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यहाँ पे एसी सर्किट बनाएंगे। इस एसी सर्किट में एक एसी सोर्स लगा होगा इस तरीके से, और इस एसी सोर्स के साथ सीरीज में एक लगा हुआ है रेजिस्टर। सो ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आप जैसे ही एसी सोर्स अप्लाई करेंगे अपने सर्किट में, तो इस सर्किट में करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एक डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स हाफ साइकिल इट विल चेंज इट्स पोलैरिटी एंड अगेन रोटेट इन अनदर डायरेक्शन। सो अपनी डायरेक्शन बदल के दोबारा से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपने अपना एसी सोर्स लगाया इस सर्किट में, तो इस सर्किट को पोटेंशियल मिल गया, इस सर्किट को वोल्टेज मिल गया। सो जो जिस इक्वेशन से वोल्टेज गिवन होगा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वोल्टेज की जो इक्वेशन बनेगी इस सर्किट के लिए, वो इक्वेशन हमें पता है क्या बनेगी। वो इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर वोल्टेज, फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और जैसे ही हमने अपने सर्किट में इस अल्टरनेटिंग सोर्स को लगाया, तो इट विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू द सर्किट, और इन रिटर्न उस सर्किट में करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। सो करंट अपना फ्लो स्टार्ट कर देगा इन रिटर्न उस सर्किट के अंदर। तो हमें पता है कि वोल्टेज की जो इक्वेशन है इट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन की मदद से हम चेक करेंगे कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट ट्रेवल करेगा इस पूरे सर्किट में, क्या वो करंट इन फेज है इस वोल्टेज के साथ, या हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि क्या वो करंट एट द सेम टाइम एट द सेम फ्रीक्वेंसी मूव कर रहा है इस वोल्टेज के साथ, जिस वोल्टेज पे हमारी, जिस वैल्यू पे हमारी वोल्टेज होगी, क्या करंट भी उसी वैल्यू पे मौजूद है या करंट की वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। करंट और वोल्टेज के दरमियान में कोई फेज डिफरेंस लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, हमने ये चीज़ें चेक करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे कि पता है बाय ओहम्स लॉ as we know that V is equals to I into R. So from first equation we can write, हमारे पास जो I करंट बनेगा it will be equals to V divided by R, और अगर हम V की जगह पे इक्वेशन 1 पुट कर दें, so we will get V M sin omega t divided by R. So this will be our equation for current. ठीक है, और इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास आ रहा है वी एम डिवाइडेड बाई आर। अब जैसे कि हमने इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से करंट के लिए एक जनरल इक्वेशन निकाल ली, ये वाली इक्वेशन। सो हम कह सकते हैं कि इसी तरह की एक और इक्वेशन अगर हम एज्यूम कर लें, ओहम्स लॉ को अगर हम दोबारा एज्यूम कर लें, अब इस बार हम फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज लिखेंगे, वी मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू आई मैक्सिमम टाइम्स आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ अगेन। और इस इक्वेशन की मदद से हम लिख सकते हैं कि आई एम हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एम विल बी इक्वल्स टू वी एम maximum voltage divided by R. So this will be our equation for maximum values of current and voltage. और इस वैल्यू को, ये जो सर्टेन आपने वैल्यू यहाँ पर डिराइव की, इस वैल्यू को अगर आप इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट I. सो इंस्टेंटेनियस करंट विल बी इक्वल्स टू वी एम डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू आई एम। यहाँ पे हम पुट कर देंगे आई एम टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 1, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो एक इक्वेशन आपके पास आ गई है अल्टरनेटिंग करंट की आपके इस सर्किट के लिए, और एक इक्वेशन आपके पास आ गई है यहाँ पे वोल्टेज की फॉर दिस सर्किट। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर आपके पास जो कर्व बनेगा, जो ग्राफ बनेगा दोनों इक्वेशंस का, वो सिंपली कौन सा ग्राफ होगा, वो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे साइनसॉइडल ग्राफ होगा। और साइनसॉइडल ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा। इस बात का क्या मतलब है कि आपके पास जिस तरीके से वोल्टेज का ग्राफ बनेगा सेम उसी तरीके से करंट का ग्राफ बनेगा। सो हम एक ही जगह पे दोनों ग्राफ्स को कंबाइन कर लेते हैं, या एक ही जगह पे दोनों ग्राफ्स को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए वाई एक्सिस पे मैंने लिख दिया यहाँ पे वोल्टेज और साथ करंट, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टाइम। लेट्स से पहले मैं बना लेता हूँ वोल्टेज का ग्राफ। सो वोल्टेज ग्राफ जो है वो आपके पास बनेगा साइनोसाइडल फॉर्म में, क्योंकि आपकी इक्वेशन में साइन वेव आ रही है, साइन की वैल्यू आ रही है। सो साइन जीरो, अगर आप एंगल को जीरो पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सो साइन जीरो विल बी इक्वल्स टू जीरो। अगर आप 90 पुट करेंगे तो साइन 90 विल बी इक्वल्स टू 90, साइन 90 विल बी इक्वल्स टू 1 या मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप इसको 180 पुट कर देंगे तो साइन 180 विल बी अगेन जीरो। अगर 270 पुट करेंगे तो साइन 270 डिग्रीज इज इक्वल्स टू -1, एंड अगेन अगर आप इस थीटा को 360 पुट कर देंगे तो साइन 360 विल बी इक्वल्स टू जीरो। सो आपके पास जो वेव बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरीके से।
साइनसॉइडल वेव फॉर द वोल्टेज। हम कह लेते हैं ये जो वेव है हमारे पास वोल्टेज की वेव है। सिमिलरली अगर आप करंट की वेव बनाना चाहें तो करंट के लिए भी आपके पास सेम साइनोसाइडल वैल्यू आ रही है यहाँ पे इक्वेशन 4 में। सो आपके पास जो करंट की इक्वेशन बनेगी वो भी कुछ इसी तरीके से साइनोसाइडल बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास जिस पॉइंट के ऊपर ओरिजिन के ऊपर, अगर ओरिजिन की हम बात करें तो ओरिजिन के ऊपर जो वैल्यू वोल्टेज की है 0, वही वैल्यू है करंट की। सिमिलरली अगर आप 90 डिग्रीज के ऊपर बात करें, π/2 के ऊपर बात करें, सो 90 डिग्रीज के ऊपर अगेन आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वही वैल्यू आपके पास करंट की भी, यानी कि दोनों की पीक्स वैल्यू आ रही है। सिमिलरली 180 डिग्रीज के ऊपर दोनों की वोल्टेज और करंट दोनों की आपके पास 0 वैल्यू आ रही है। एंड सो ऑन आप देख सकते हैं यहाँ पे 270 डिग्रीज पे भी दोनों वोल्टेज और करंट की आपके पास वैल्यू मैक्सिमम आ रही है बट रिवर्स डायरेक्शन में। एंड 360 डिग्रीज के ऊपर ये वैल्यू अगेन 0 हो रही है। सो आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं आ रहा इन दोनों के कर्व्स के अंदर। ठीक है, सो वी कैन राइट हेयर, वी कैन सिंपली राइट हेयर। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि हमारे पास करंट और वोल्टेज AC थ्रू रेजिस्टर के अंदर इन फेज होता है। वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। इन फेज का क्या मतलब है कि दोनों के ग्राफ्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट। अगर आप इन दोनों वोल्टेज और करंट के लिए फेज डायग्राम बनाना चाहें या फेजर्स ड्रॉ करना चाहें तो आप देखेंगे कि ओरिजिन के ऊपर अगर वोल्टेज के फेजर की बात करें तो वोल्टेज का फेजर ओरिजिन के ऊपर हॉरिजेंटल होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। हॉरिजेंटल फेजर बनेगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन होगी या राइट साइड पे डायरेक्शन होगी। राइट साइड पे डायरेक्शन क्यों होगी, क्योंकि इस फेजर इस पॉइंट से आगे आपके पास वोल्टेज की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हैं। सो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमने कहा था कि हमारा फेजर राइट साइड पे डायरेक्टेड होगा। सिमिलरली अगर आप करंट के लिए इसी सेम पॉइंट के ऊपर फेजर ड्रॉ करना चाहें तो आपके पास करंट का फेजर भी राइट डायरेक्शन में होगा और अगर आप इन दोनों फेजर्स को कंबाइन कर लें तो आपके पास कुछ इस तरीके से फेज डायग्राम बन जाएगी। और ये फेज डायग्राम शो करिए बेटा आपको कि आपके पास करंट और वोल्टेज के अंदर कोई भी एंगल में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। एंगल आप दोनों इसका करंट और वोल्टेज का एंगल या फेज डिफरेंस 0 है सिंपल वर्ड्स में। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लॉस ऑफ पावर इन रेजिस्टर का, या इन अदर वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास पावर डिसिपेशन का रेजिस्टर के अंदर, प्योर रेजिस्टर के अंदर। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप लोगों को सिंपली पता है कि पावर या इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द होल साइकिल, एक सर्किट के अंदर इंस्टेंटेनियस पावर क्या कैसे कैलकुलेट होती है। सो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाइड बाय करंट इंस्टेंटेनियस। तो आप लोगों ने जैसे कि पीछे भी पढ़ा हुआ है कि पावर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी और अगर वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर आती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस ग्राफ के ऊपर आप बात करें कि मैं इस पॉइंट के ऊपर करंट की वैल्यू ले लेता हूँ और इसी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू लेके दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कहीं पे इस पॉइंट के ऊपर पावर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इंस्टेंटेनियस पावर के लिए ये फॉर्मूलाज हैं सिंपल। आपको पता है कि जनरल इक्वेशन फॉर वोल्टेज इन अल्टरनेटिंग सर्किट इज गिवन एज V इज इक्वल्स टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। सिमिलरली जनरल इक्वेशन फॉर करंट इज गिवन एज Im साइन ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमने अभी पीछे कैलकुलेट भी की। ठीक है, अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप देखें तो आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर दोनों इक्वेशंस में इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं और राइट साइड पे Vm और Im आपको मैक्सिमम या पीक वैल्यू शो कर रही है इन ग्राफ्स की। ठीक है, सिमिलरली अगर पावर के फॉर्मूला में आप ये दोनों इक्वेशंस पुट कर दें क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो कर रही हैं तो हम सिंपली पावर बन जाएगी हमारे पास Vm साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय Im साइन ओमेगा टी। सो ये हमारे पास सिंपली पावर बन जाएगी, पावर इंस्टेंटेनियस बन जाएगी। अगर आप एवरेज पावर की बात करें, फॉर एवरेज पावर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज पावर थ्रू आउट आवर सर्किट। सो एवरेज पावर विल बी इक्वल्स टू पावर एवरेज विल बी इक्वल्स टू अगेन एवरेज का साइन आएगा V इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाइड बाय I इंस्टेंटेनियस और V इंस्टेंटेनियस और I इंस्टेंटेनियस की जगह पे आप उनके फॉर्मूलाज पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी Vm साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय Im
साइन ओमेगा टी, और साइड पे आपके पास एवरेज का साइन आ जाएगा दोनों साइड्स पे, ठीक है। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल सी, फर्दर आप देखेंगे यहाँ पे एवरेज पावर विल बी इक्वल्स टू वी एम इंटू आई एम टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने वी एम और आई एम को क्यों बाहर निकाल लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो वी एम है ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, चाहे वो पॉजिटिव पीक हो चाहे नेगेटिव पीक हो। सिमिलरली आई एम आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है करंट की। अगर आप सिंपल किसी एक की बात कर लें, लेट से मैं सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज की बात कर लेता हूँ। सो अगर आपके पास वोल्टेज इस तरीके से फर्दर ट्रेवल कर रही है आगे की तरफ, और करंट आपके पास इधर इस डायरेक्शन में, वोल्टेज आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। आपके पास ये जो ग्राफ है ये वोल्टेज का है लेट से। अब इस ग्राफ के ऊपर ये एक पीक वैल्यू है वोल्टेज की, एक ये पीक वैल्यू है, इसी तरीके से एक ये पीक वैल्यू है और एक ये पीक वैल्यू। अगर आप इस और इस पीक वैल्यू का एवरेज निकालें तो आपके पास दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 जब आएगा तो आपके पास एक वैल्यू आंसर आ जाएगा। सिमिलरली दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू ओनली वन वैल्यू। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि द एवरेज ऑफ ऑल द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ करंट एंड ऑल द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ वोल्टेज विल बी इक्वल टू सिंपली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सो इस तरीके से हम इन दोनों को इन दोनों की वैल्यूज़ को बाहर निकाल लेते हैं और हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज सिर्फ रह जाती है इस पॉइंट के ऊपर। अब स्टूडेंट्स हम एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे, तो एवरेज पावर विल नाउ बी इक्वल्स टू वी एम आई एम टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो 0 और 1 के दरमियान में लाई करता है, तो हम कहेंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू है 1, और उसको अगर डिवाइड कर दें 2 पे इन दोनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इट इज़ सिंपली द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2, ठीक है। सो इस वैल्यू को पुट कर दें आप इस मेन इक्वेशन में, तो आपके पास पावर की एवरेज वैल्यू आ जाएगी वी एम आई एम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये जो 1/2 है, मैं इस 1/2 को लिख सकता हूँ किस तरीके से, 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। अगर मैं दोनों 1/√2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास सिंपली आंसर 1/2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ सेपरेटली। सो एवरेज पावर विल बी इक्वल्स टू वी एम डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय आई एम डिवाइडेड बाय √2। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है इस बात का कि वी एम डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल्स टू वी आर एम एस, ये हमारे पास वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू के इक्वल होता है। सिमिलरली आई एम डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू आई आर एम एस। तो एवरेज पावर स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, द प्रोडक्ट ऑफ आर एम एस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि एवरेज पावर डिसिपेशन या एवरेज पावर आपके सर्किट के अंदर, जो जिस सर्किट में रजिस्टर लगा होगा एसी सोर्स के साथ, इस सर्किट में एवरेज पावर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग द आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसी एवरेज पावर के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लें, सो लेट्स से ये एक मेरे पास ग्राफ है। इस ग्राफ में सबसे पहले एक हमारे पास यहाँ पे जा रहा है साइनोसॉइडल वेव, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे करंट को, ठीक है। ये हमारे पास करंट का ग्राफ है। सिमिलरली सेकेंड ग्राफ हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वोल्टेज के लिए इस तरीके से, और ये भी साइनोसॉइडली ट्रेवल कर रहा है। ये वाला ग्राफ हमारे पास वोल्टेज का। अब देखिए हमने कहा था कि पावर इज इंस्टेंटेनियस पावर जो है आपके पास, इट इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ वी इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाइड बाय आई इंस्टेंटेनियस। सिमिलरली एवरेज पावर हमने क्या कहा था, एवरेज पावर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय आई आर एम एस। तो वी आर एम एस और आई आर एम एस का प्रोडक्ट होता है। अब अगर आप देखें कि इंस्टेंटेनियस पावर के लिए आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, तो रजिस्टर के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि रजिस्टर के अंदर आपके पास जो पावर डिसिपेशन होगी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है वोल्टेज और करंट का, और आपको ये ग्राफ की मदद से नज़र आ रहा है कि आपके पास जिस पॉइंट पे वोल्टेज पॉजिटिव है उसी पॉइंट पे करंट भी पॉजिटिव है। सिमिलरली जिस पॉइंट पे वोल्टेज नेगेटिव है उसी पॉइंट पे करंट भी नेगेटिव है। तो अगर आपके पास इन केस वोल्टेज नेगेटिव आ भी जाती है तो वोल्टेज के साथ आपके पास करंट भी नेगेटिव आएगा, एंड नेगेटिव इनटू नेगेटिव विल गिव यू ऑलवेज पॉजिटिव। सो इन दिस वे आपके पास पावर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर द रेजिस्टेंस।
ठीक है, तो हमारे पास पावर जो आएगी वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर आप दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पहली वैल्यू से वो ज़्यादा आंसर देगा। इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली जहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं वहाँ पे भी आपके पास पॉजिटिव ग्राफ बनेगा पावर के लिए, एंड सो ऑन। इस तरीके से पावर का ग्राफ आगे ट्रैवल करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ आ रहा है जिसमें आपके पास ये पीक्स बन रही हैं, ये ग्राफ है हमारे पास पावर का, इंस्टेंटेनियस पावर का। ठीक है, थर्ड ग्राफ। अब देखिए हमने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ सिंपली आरएमएस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट विल गिव यू द एवरेज पावर। अब देखिए ये जो ग्राफ आ रहा है पावर का हमारे पास, ये ग्राफ इस पॉइंट पे ओरिजिन पे, ये जो आपके पास पॉइंट है जिसको मैंने कैपिटल एल कह लिया, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपके पास जिसको मैं कैपिटल एम का नाम दे रहा हूँ, ये पॉइंट एंड सो ऑन, इस तरीके के तमाम पॉइंट्स पे इंस्टेंटेनियस पावर ड्रॉप हो रही है, इंस्टेंटेनियस पावर जीरो हो रही है इन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, ओरिजिन पे, एल पे, एम पे एंड सो ऑन, इस तरह के पॉइंट्स पे इंस्टेंटेनियस पावर ड्रॉप हो रही है। हम चाहते हैं एवरेज पावर कैलकुलेट करना कि जहाँ पे कोई ड्रॉप ना हो, ओवरऑल वैल्यू पावर की एवरेज आ जाए। तो हमने कहा कि एवरेज पावर के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज विल गिव यू एवरेज पावर। सो आपको पता है कि आप RMS वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप सिंपली RMS वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिंपली ग्राफ में आप देखते हैं कि आपके पास इफेक्टिव वैल्यू क्या आ रही है, या सिंपली आप क्या करते हैं कि आपके पास अगर एक्चुअल वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो भी है आपके पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, उस वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, उस स्क्वायर के बाद आप उसका मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने के बाद आप उसको अंडर रूट या स्क्वायर रूट ले लेते हैं उस पूरी वैल्यू का। सो इट गिव्स यू द RMS वैल्यू ऑफ योर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इसी तरीके से करंट के लिए भी आपके पास RMS वैल्यू आ जाएगी, और ये दोनों RMS वैल्यूज जब प्रोडक्ट देंगे आपको, वोल्टेज की RMS वैल्यू यहाँ कहीं पे आएगी, इसी तरीके से करंट की RMS वैल्यू इस किसी पॉइंट के ऊपर आएगी। तो द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज विल गिव यू अनदर लाइन सेगमेंट ओवर द ग्राफ ऑफ पावर, और ये लाइन सेगमेंट स्टूडेंट्स आपको शो करेगा द एवरेज पावर ऑफ योर होल सर्किट। इस सर्किट में एवरेजली पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, कितनी डिसिपेट हो रही है, उस पावर को ये वाली लाइन आपकी शो करके बता देगी। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द power dissipation in resistor, and in this way we calculate the phase difference between the voltage and the current in an alternating circuit in which a resistor is connected in series with an alternating source. So students, AC through resistor के टॉपिक के अंदर एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल क्रक्स है इस पूरे टॉपिक का, जो समरी है इस पूरे टॉपिक की, वो क्या है, वो बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इस पूरे टॉपिक की जो समरी है उसमें आ जाता है जी, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज ज़ीरो। ठीक है, AC थ्रू रेजिस्टर के लिए आपके पास फेज डिफरेंस होगा हमेशा ज़ीरो। सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है या जो इस पूरे टॉपिक को समराइज कर रहा है, वो क्या पॉइंट है कि आपके पास जो पावर डिसिपेशन है इस पूरे सर्किट में, पावर डिसिपेशन विल ऑलवेज बी मैक्सिमम। सो आपके पास पावर का जो डिसिपेशन है, पावर का जो लॉस है, वो हमेशा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं और वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट होगा, तो आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू देगा हमेशा। दिस इज द सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर। थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास कि AC थ्रू रेजिस्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है आपके सर्किट की, रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा आपका सर्किट अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को, दिस रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। फ्रीक्वेंसी